नमस्कार, मैं चित्रकार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा रिसाइकिल ऑफ यूज फ्लावर्स, अपशिष्ट फूलों का प्रतिचक्रण कैसे कर सकते हैं। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके अवलोकन के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठोस कचरे का उचित निपटान एक वैश्विक मुद्दा है। कार्बन सामग्री को घरेलू कचरे, गैर खाद्य तेल के कचरे, कृषि अवशेषों और मंदिर के कचरे में बढ़ाया जाता है कि सुधारात्मक विधि जैविक कचरे से छुटकारा पाने के लिए लैंड फिलिंग का उपयोग किया जाता है। पुष्प अपशिष्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत पैदा करता है इस समय कुल मिलाकर 27,85,000 मीट्रिक टन फूलों की खेती के बाजार के लिए CAGR होने का अनुमान है। 2019 से 2024 तक 20.1। इसलिए भविष्य में भारत में पुष्प अपशिष्ट बढ़ता रहेगा। भारतीय समाज में लंबे समय से मूल्यवान फूल है जो सौंदर्य से लेकर कई कारणों से उगाए गए हैं। सामाजिक और धार्मिक वाणिज्यिक फूलों की खेती क्षेत्र एक अपेक्षाकृत नया विकास है। अब बढ़ते हैं पुष्प अपशिष्ट की वर्तमान स्थिति। फूलों का उपयोग न केवल सजावटी और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भूमिका स्वाद, सुगंध, वस्त्र, प्राकृतिक जैसे उद्योग, कोलारेंट्स और दवा अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में फूलों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त धार्मिक त्योहार, देश में फूलों की बड़े पैमाने पर खपत होती है। अनुमानित 800 मिलियन टन के साथ मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में फूलों की पेशकश की जाती है। हालांकि फूलों का निपटान 7 जहरीले कीटनाशकों और कीटनाशकों के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौती बन गई है। 8 मिलियन से अधिक हर साल नदियों में टन फूलों को डंप किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में पूजा स्थलों में प्रतिदिन 20 टन फूलों की बर्बादी होती है, जो लैंडफिल में समाप्त होता है और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान देता है। को संबोधित करने का प्रयास इन नकारात्मक को कम करने के लिए फूलों की खपत और निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। प्रभाव। फूलों का उपयोग न केवल सजावटी और समाज। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में पूजा स्थलों में प्रतिदिन 20 टन फूलों की बर्बादी होती है, जो लैंडफिल में समाप्त होता है और पर्यावरणीय गिरावट में योगदान देता है। को संबोधित करने का प्रयास। इन नकारात्मक को कम करने के लिए फूलों की खपत और निपटान के पर्यावरणीय प्रभाव की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसके अवसर के विषय में। ठोस राज्य किण्वन के माध्यम से पुष्प अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई अवसर प्रदान करता है। खाद, बायोगैस, कार्बनिक अम्ल, रंजक और जैसे मूल्यवान उत्पादों का उत्पादन, अगरबत्ती। इसके अतिरिक्त यह हस्त निर्मित कागजी उत्पादन के लिए एक स्रोत के रूप में काम कर सकता है। इन मूल्यवर्धित उत्पादों में विविध अनुप्रयोग होते हैं, जिनमें पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना, बिजली पैदा करना और कपड़ा उद्योग में विभिन्न आवश्यकताओं की सेवा शामिल है। कचरे को धन। पुष्प अपशिष्ट में परिवर्तन करके प्रबंधन पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान कर सकता है। इसके अलावा पुष्प का अनुप्रयोग बायोसोरेशन में अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्टों के उपचार में सहायता कर सकता है। अंततः पानी को कम कर सकता है और पर्यावरण प्रदूषण को दूर कर सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं पुष्प अपशिष्ट का परिदृश्य। सन 2017-18 की अवधि में भारत में प्रमुख फूल उत्पादक राज्य थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात। गणेशोत्सव के दौरान पुणे में त्योहार नदी के किनारे 15 नामित विसर्जन स्थल थे, जहां स्वयंसेवक थे। 6 और 11 सितंबर को 23 टन फूल और 3.5 टन सूखा कचरा एकत्र किया।
के प्रमुख दिन विसर्जन। इसके अतिरिक्त पुणे नगर निगम के कर्मचारियों ने 95 टन का संग्रह किया। निर्माल्य मुंबई में 69 प्राकृतिक और 32 कृत्रिम विसर्जन स्पॉट हैं, जिनमें से 685 टन है। 11वें दिवसीय उत्सव के बाद पुष्प अपशिष्ट एकत्र किए गए थे। यह बताया गया है कि पुष्प अपशिष्ट 16% है कुल नदी का प्रदूषक। जहरीले कीटनाशकों और कीटनाशकों के साथ 8 मिलियन टन से अधिक फूल उनकी खेती में उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष नदियों में डंप किया जाता है, गंगा के प्रदूषण में योगदान देता है। नदी जो लगभग 400 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। नदियों और महासागरों में फूल का निपटान जल प्रदूषण की ओर जाता है और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हालांकि बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मूल्य वर्धित उत्पादों में पुष्प अपशिष्ट पर्यावरण के लिए एक बंद लूप दृष्टिकोण का प्रदर्शन, स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन, फूलों के बढ़ते उत्पादन को बढ़ने के साथ मंदिरों, पर्यटन, पूजा और अनुष्ठानों की संख्या में इस तरह की पहल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है। बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले तथ्य, सामग्री और तरीके पर। मंदिर का कचरा जब नीचा दिखाया जाता है तो यह दुर्गंध पैदा कर सकता है और हवा, पानी और भूमि में योगदान कर सकता है। प्रदूषण, इस प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए ए को खोजना महत्वपूर्ण है। पुष्प अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया। मैरीगोल्ड और गुलाब जैसे फूल विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें धूप की छड़ें, गुलाब जल, हर्बल रंग, प्राकृतिक रंजक, चिकित्सा, सजावटी सामान, कागज और बहुत कुछ शामिल है। इन फूलों का उपयोग करके, जिन्हें अक्सर फेंक दिया जाता है, हम मूल्य वर्धित सामान बना सकते हैं और प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पुष्प अपशिष्ट का प्रबंधन और उपचार करें। एक बार प्रकाश डालेंगे अपशिष्ट फूलों का उपयोग हम किन चीज़ों में कर सकते हैं। फूलों की बर्बादी और बेकार सब्जी, ये वर्मी कंपोस्टिंग के कार्य में आता है। फूल अपशिष्ट और मवेशी गोबर वर्मी कंपोस्टिंग और जैव मैथेनिज्म के काम में आता है। गुलाब की पंखुड़ियों, आवश्यक तेल की निकासी, केसर की पंखुड़ियाँ, गेंदा के फूल, डाई का निष्कर्षण करने के लिए काम में आता है। सब्जी का कचरा और अपशिष्ट फूल, यह बायोगैस के निर्माण में काम आता है। मैरीगोल्ड, गुलाब, सूरजमुखी, बायोगैस की पीढ़ी, बायोगैस का फूल अपशिष्ट उत्पादन करने के लिए काम में आता है। फूल की बर्बादी से अगरबत्ती भी बनाई जाती है। हर्बल होली रंगों का फूल अपशिष्ट बनाया जाता है। फूल अपशिष्ट सक्रिय कार्बन अपशिष्ट फूल हस्तनिर्मित कागज का उत्पादन करने के काम में भी आता है। अपशिष्ट फूल बायोमोशन के लिए काम में आता है। लाल गुलाब बायोमोशन के लिए काम में आता है। महुआ का फूल चीनी का सिरप तैयार करने के काम में आता है। आइए एक बार प्रकाश डालते हैं ओवरऑल फ्लावर वेस्ट मैनेजमेंट। यह स्टेट वाइज चार्ट है और इसे फ्लावर वेस्ट जनरेट, इसे हम TPD टोटल परमानेंट डिसेबिलिटीज़ में हम काउंट करते हैं। इसमें देख सकते हैं हम आंध्र प्रदेश है 2898, अरुणाचल प्रदेश 136, असम 899, बिहार 1281, छत्तीसगढ़ 750, गोवा 96, गुजरात 5373, हरियाणा 1352, हिमाचल प्रदेश 116, जम्मू कश्मीर 763, झारखंड 1026, कर्नाटक 3085, केरला 1143, मध्य प्रदेश 2022, महाराष्ट्र 5632, मणिपुर 82, मेघालय 47, मिजोरम 55, नागालैंड 40, उड़ीसा 832, पंजाब 1038, राजस्थान 1297, सिक्किम 2, तमिलनाडु 3422, तेलंगाना 2965, त्रिपुरा 103, उत्तराखंड 458, उत्तर प्रदेश 3710, वेस्ट बंगाल 3709, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 3, चंडीगढ़ 113, DDDNH 107। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं इसके विनिर्माण प्रक्रिया की ओर। फ्लावर वेस्ट से कंपोस्ट बनाने के निम्नलिखित चरण हैं। फूलों के कचरे को मंदिरों, घाटों आदि जैसे स्रोतों से एकत्र किया जाता है।
फूलों को धागे और प्लास्टिक जैसे अन्य कचरे से अलग करने के लिए क्रमबद्ध किया जाता है। फिर फूलों की पंखुड़ियों को ड्रायर इकाई में ले जाया जाता है, जहां नमी की मात्रा को हटा दिया जाता है। सूखे फूल फिर से एक बनाने के लिए एक कतरन मशीन में पीसने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। फाइन पाउडर जो कचरे की मात्रा को कम करता है, यह इसके अपघटन को बढ़ाएगा। ग्राउंडेड पाउडर को फिर खाद्य संस्कृति के साथ मिश्रण के लिए रिबन ब्लेंडर में ले जाया जाता है। चूरा गर्मी उत्पन्न करने और फूलों से नमी कम करने में मदद करता है, जो पूरी जैविक प्रक्रिया के लिए अच्छा है, जबकि खाद्य संस्कृति मेसोफिलिक बैक्टीरिया फूलों के कचरे के अपघटन को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद से बैक्टीरिया मेसोफिलिक है। यह 20-25 डिग्री सेल्सियस के मध्यम तापमान पर मौजूद हो सकता है। मिश्रित सामग्री को फिर फूल खाद मशीन में ले जाया जाता है, जहां खाद होती है तैयार किया जा रहा है। यह अपने इनपुट के रूप में अपशिष्ट लेता है और खाद को इसके उत्पादन के रूप में प्रदान करता है। उस जैविक प्रक्रिया में 20 से 25 दिन लगते हैं, जिसके बाद खाद तैयार हो जाती है। अंतिम उत्पाद उपयुक्त पैकेज में पैक किया जाता है और ग्राहक को भेज दिया जाता है। बात करते हैं इसके संचालन के लिए भूमि और भवन की आवश्यकता। इस निर्माण की इकाई के लिए आवश्यक भूमि लगभग 1500 वर्ग फुट। भूमि खरीद और भवन निर्माण सिविल कार्य लागत को परियोजना की लागत का हिस्सा नहीं माना गया है। उम्मीद है कि परिसर किराए पर होगा और अनुमानित किराया 25,000 रुपया होगा। कार्यशाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में सभी उपकरणों, कार्यतल क्षेत्र आदि के लिए सेटअप और नींव स्थान शामिल है। कुल कार्यशाला क्षेत्र लगभग 900 वर्ग फीट है। बढ़ते हैं इन्वेंट्री क्षेत्र। इस क्षेत्र में सभी कच्चे माल और समाप्त के लिए भंडारण स्थान शामिल है। कुल इन्वेंट्री क्षेत्र लगभग है 300 वर्ग फीट। इसके बाद है कार्यालय क्षेत्र। इस स्थान में कर्मचारी कार्य क्षेत्र, उनके आवास स्थान शामिल है। कुछ कार्यशाला क्षेत्र लगभग है। इसके बाद है 200 वर्ग फीट। इसे भूतल के ऊपर माना जा सकता है। पार्किंग स्पेस, इलेक्ट्रिक माउंटिंग स्पेस और अन्य, यह लगभग हो सकता है। 100 वर्ग फीट। परियोजना का आकार के आधार पर भूमि और भवन की आवश्यकता भिन्न हो सकती है। बात करते हैं इसमें उपयोग होने वाले संयंत्र और मशीनरी के बारे में। सबसे पहले यह डिहाइड्रेटर मशीन है। डिहाइड्रेटर मशीन का उपयोग पहले सूखी या निर्जलीय फूलों की पंखुड़ियों के लिए किया जाता था। यह उपकरण पानी की औसत मात्रा को कम करने के लिए गर्म हवा के प्रवाह का उपयोग करता है। यह श्रेडिंग मशीन है। श्रेडिंग मशीन का उपयोग फूलों की पंखुड़ियों को काटने और परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ताकि एक मिक्सर में रखने से पहले इन्हें ठीक कणों में हम विभाजित कर सकें। इसके बाद बढ़ते हैं रिबन ब्लेंडर की ओर। रिबन ब्लेंडर एक लाइट ड्यूटी ब्लेंडर है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आसानी से मिश्रण पाउडर के लिए किया जाता है। ऐसे घटक जो पूर्व संसाधित होते हैं, जैसे सूखे कणिकाओं, पूर्व छापित पाउडर आदि। बढ़ते हैं फूल अपशिष्ट खाद मशीन। एक जैविक अपशिष्ट खाद मशीन एक है स्वतंत्र इकाई जो खाद बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है और बेहतर खाद प्रदान करती है। यह इसके इनपुट के रूप में अपशिष्ट लेता है और इसके उत्पादन के रूप में खाद प्रदान करता है। सभी कार्यविधि समाप्त होने के बाद आता है पैकेजिंग मशीन। इन मशीनों का उपयोग अंतिम उत्पाद को उपयुक्त में पैक करने के लिए किया जा सकता है। अंत में एक बार नजर डालते हैं इसमें उपयोग होने वाली मशीनों की कीमत पर। डिहाइड्रेटर मशीन, जो की कीमत है 1 लाख रुपये। श्रेडिंग मशीन 3,51,000 रुपये। रिबन ब्लेंडर 76,000 रुपये। ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट मशीन 4,50,000 रुपये। पैकेजिंग मशीन 2,70,000 रुपये। कुल कीमत 12,47,000 रुपये होती है। कुल मशीनरी लागत जीएसटी और परिवहन लागत सहित 12.47 लाख रुपये होगी। निष्कर्ष, मंदिर के अपशिष्ट फूलों का उनके कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य प्रभाव होता है। निपटान के तरीके, जबकि फूल धार्मिक महत्व रखते हैं, उनके अनुचित निपटान से खतरा पैदा होता है। पर्यावरण अक्सर इन पवित्र प्रसादों
को स्थानीय जल स्रोतों या नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे अग्रणी होता है जल प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षति के लिए। इस मुद्दे को हल करने के लिए हाल ही में एक अध्ययन ने इसकी पड़ताल की। धूप की छड़ें बनाने के लिए फूलों के कचरे के बड़े संस्करणों का संभावित उपयोग अध्ययन में शामिल है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न कुचल फूलों और उनकी उपयुक्तता का विश्लेषण के माध्यम से परीक्षा, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM सतहों पर फिलामेंट, गुफा और धारी जैसी बनावट को प्रकट करता है। कुचले हुए फूलों की इसके अतिरिक्त ऊर्जा फैलाने वाले एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी EDS विश्लेषण से पता चलता है विभिन्न फूलों के नमूनों के बीच कार्बन सामग्री में भिन्नता। अध्ययन विशिष्ट की सिफारिश करता है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के लिए नमी सामग्री, राख सामग्री, थोक घनत्व के लिए मानदंड, अगरबत्ती। इसके अलावा यह फूलों के कचरे को रंजक, सक्रिय लकड़ी का कोयला, जैव ईंधन और अन्य मूल्यवान उत्पादों में पुनः पेश करने की क्षमता पर प्रकाश डालता है। यह के महत्व पर जोर देता है। जागरूकता बढ़ाने और रिसाइकलिंग कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार की पहल, जबकि यह भी मंदिर परिसर के भीतर जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, रक्षा करके और पुष्प प्रसाद को फिर से शुद्ध करना, हम पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और अधिक बना सकते हैं। विदा लेते हैं दोस्तों, आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारी YouTube चैनल MSME प्रमोशन काउंसिल इंडिया से और अपने सवाल, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताते रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।